कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं कि वो कॉस्ट जो कि मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। कोई भी ऐसी कॉस्ट, कोई भी ऐसी कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, फैक्ट्री के यूटिलिटीज एक्सपेंस, या कोई भी ऐसी कॉस्ट, अगर वो कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है उस मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से, जिस जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक फैक्ट्री है मिसाल के तौर पर, उस फैक्ट्री के अंदर आप गारमेंट्स की चीजें तैयार कर रहे हैं, लिहाजा वो जो गारमेंट्स की चीजें, शर्ट्स वगैरह तैयार हो रही हैं, उनकी तैयारी में किस कॉस्ट को उस तैयार होने वाली प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई किया जा सके, उस कॉस्ट को तैयार होने वाली प्रोडक्ट के अंदर मेंशन किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके, फिजिकली उसको मेंशन किया जा सके, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन ऐसी कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाली जगह पे अकर हो रही है, यानी फैक्ट्री में ही अकर हो रही है, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहीं पर वो कॉस्ट अकर हो रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं, आप उसको प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। है वो मैन्युफैक्चरिंग की जगह का हिस्सा, है वो मैन्युफैक्चरिंग ही कॉस्ट, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताई है, उसी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्ट से इन्वॉल्व होती हैं, और कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट तो होती हैं, लेकिन उसको प्रोडक्ट से एसोसिएट नहीं किया जा सकता, वो प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, प्रोडक्ट में शामिल नहीं होती, लिहाजा वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर? उसके बाद आते हैं कन्वर्जन कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट कन्वर्ट से निकला है कि जब आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो कॉस्ट जो कि मटेरियल को, यानी जिस चीज से आप अपनी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उस मटेरियल को डिजायरेबल फॉर्म में, जो चीज बनाना चाहते हैं आप, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के अंदर जो कॉस्ट आ रही है इज द कन्वर्जन कॉस्ट। मिसाल के तौर पे आगे अभी हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियल पर वो वर्कर्स, वो एम्प्लॉइज जो उस मटेरियल को डिजायरेबल फॉर्म में तैयार करने में लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर गारमेंट्स फैक्ट्री के अंदर कपड़े को सूट की शक्ल देनी है, पैंट शर्ट की शक्ल देनी है, लिहाजा वो जो शर्ट्स तैयार हो रही हैं वो डिजायरेबल फॉर्म है, जिसको जिसको आप बनाना चाहते हैं, और वो कपड़ा मटेरियल है। अब इस मटेरियल को डिजायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेबर लगी हुई है, वर्कर्स लगे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें, मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, उनका खर्चा, फैक्ट्री के दीगर अखराजात, इस मटेरियल को शर्ट में कन्वर्ट करने के लिए इज द कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट शामिल होगी। प्राइम कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन जिसका हो, यानी अगर एक कॉस्ट है उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उस कॉस्ट के, तो मेजर पार्ट जिस चीज का है वो उसकी प्राइम प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। आगे जाके किस कॉस्ट में आते हैं वो आगे डिस्कस होंगे, लेकिन प्राइम कॉस्ट इज द मेजर, मेन पार्ट ऑफ द कॉस्ट इज द प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के साथ वेरी करे, आपकी प्रोडक्शन कम है, कॉस्ट भी कम हो जाए, प्रोडक्शन बढ़े, कॉस्ट भी बढ़ जाए, वेरी करे, वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। बहुत सारी कॉस्ट वेरी कर रही होती है। मिसाल के तौर पे आपके प्रोडक्शन के अंदर अगर यूनिट्स का, ज़्यादा यूनिट्स का ऑर्डर आ गया, ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो ज़्यादा वर्कर्स लगाने होंगे, कम प्रोडक्शन करनी है वर्कर्स की तादाद कम हो जाएगी। ये वर्कर्स की जो सैलरी है ये वेरी कर रही है। मटेरियल, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगी,
हर प्रोडक्ट के हिसाब से उतना मटेरियल यूज होगा। अगर गारमेंट्स के अंदर एक शर्ट की तैयारी में 2 मीटर कपड़ा की तैयारी में 2000 मीटर कपड़ा लगेगा, 10,000 शर्ट्स की तैयारी में 20,000 मीटर कपड़ा लगेगा। ये वेरी कर रहा है, मटेरियल की कॉस्ट वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल्स। लिहाजा जो कॉस्ट वेरी करे इज द वेरिएबल कॉस्ट, और जो कॉस्ट कांस्टेंट रहे, आपकी प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स की है या 10,000 यूनिट्स की है, वो कॉस्ट वेरी ना करे। फैक्ट्री का किराया देना है, अब फैक्ट्री में आप 1000 यूनिट्स बनाएं, 2000 बनाएं या 5000 यूनिट्स बनाएं, ऐसी कॉस्ट जो वेरी ना करें अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये जहन में रखिएगा, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिर इसी तरह इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं कि वो कॉस्ट जो किसी भी एक यूनिट के इजाफे से कॉस्ट में जितना इजाफा हो वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट है। यानी अगर आप पहले 20 यूनिट्स बना रहे हैं और अगर 21 यूनिट बनाएंगे तो 20 से 21 करने में कितनी कॉस्ट इंक्रीज होगी, जो कॉस्ट इंक्रीज होगी एक यूनिट के इजाफे से वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। बैच ऑफ प्रोडक्ट, एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के इजाफे से, सिंगल यूनिट के नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के इजाफे से जो कॉस्ट में इजाफा हो, या आप इस तरह समझ लें कि आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप 5000 यूनिट्स बना सकते हैं, आप 8000 यूनिट्स बना सकते हैं, आप 12000 यूनिट्स बना सकते हैं। अगर 8 से 12 पे जाएंगे तो कॉस्ट में जो इंक्रीमेंट लगेगा, जो कॉस्ट में इजाफा होगा, वो उसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाएगी। रिलेवेंट कॉस्ट एंड संक कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट एंड द संक कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि आपके डेटा से और आपके डिसीजन से चेंज हो जाए। फ्यूचर किसी भी, आप मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई चीज़ खरीदी है, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, उसमें इजाफा करना चाहते हैं, वो कॉस्ट जो आपके फ्यूचर किसी भी डिसीजन से अगर उस कॉस्ट में तब्दीली आ जाए तो वो रिलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी कि इसका ताल्लुक आपके डिसीजन से है। डिसीजन से चेंज ना हो, फ्यूचर किसी डिसीजन से चेंज ना हो, वो संक कॉस्ट कहलाती है। जो माजी में अकर हो गई और अब चेंज नहीं होगी, वो है संक कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, और आप उन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से किसी ऑल्टरनेट को चूज करना चाह रहे हैं। अगर आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक ऑल्टरनेटिव को चूज करना चाह रहे हैं, लेकिन उस ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव छोड़ने पड़ेंगे, लिहाजा दूसरे ऑल्टरनेटिव से जो फायदा हासिल हो सकता था अब वो फायदा हासिल नहीं होगा। तो किसी एक गिव अप कर दिया, उस बेनिफिट को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए से रिपीट कर रहा हूं। आपके घर में मुख्तलिफ फ्लोर्स थे, एक फ्लोर आपने सोचा कि हम अपनी रिहाइश फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे कर लेते हैं और ग्राउंड फ्लोर किसी एक्टिविटी में काम में ले आते हैं, यानी उसको रेंट पे दे देते हैं। आपने मालूम किया भाई कितने रेंट पे जाएगा अगर हम ग्राउंड फ्लोर अपना घर का रेंट पे दें।
पता चला कि अगर रेंट पे दिया जाए तो 25,000 और उन्होंने कहा कि रेंट देने से बेहतर है यहाँ पर आप अपना एक कोचिंग सेंटर खोल लें, पढ़ाना खुद शुरू कर दें, उसमें ज़्यादा फायदा है। अब आप अगर उसको रेंट पे नहीं दे रहे और अपना कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं तो इस कोचिंग सेंटर को खोलने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 25,000 है। क्यों? क्योंकि आपने जो ये कोचिंग सेंटर खोलने का ऑप्शन, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन अडॉप्ट किया या इस ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरफ देने का, उससे कितनी आमदनी हो सकती थी? 25,000 रुपये। अब वो अगर आप कोचिंग सेंटर खोलेंगे तो वो रेंट वाली आमदनी नहीं होगी, लिहाजा कहा यह जाएगा कि इस कोचिंग सेंटर खोलने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 25,000 रुपये। हाँ, ये अलग बात है कि किसी भी वजह से ये पाबंदी होती है कि आप इसको रेंट पे नहीं दे सकते, सिर्फ अपने इस्तेमाल में रख सकते हैं, तो ये कहा जा सकता था कि ये सिर्फ अपने ही इस्तेमाल में आ सकता है, कोचिंग के अलावा कोई काम यहाँ नहीं हो सकता, इसलिए इसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं। लेकिन अगर वो किसी और पर्पज में इस्तेमाल हो सकता है और उससे कोई आमदनी जनरेट हो सकती है, तो वो उससे जितनी आमदनी जनरेट हो सकती थी वो कोचिंग सेंटर खोलने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। तो ये चंद डिफरेंट कॉस्ट थी। अब इसमें एक चीज जहन में रखिएगा कि ये जो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है ये डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं। डिफरेंट एक्सपेक्ट से मुराद होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दो तरह की कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट होती है। जब हम फैक्ट्री के अंदर ये बात कर रहे होते हैं कि कौन सी कॉस्ट प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है और कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, किसको एसोसिएट किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता, तो उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो जाती है। जब किसी भी प्रोडक्ट में कॉस्ट की वर्थ को देख रहे होते हैं तो जो सबसे ज्यादा जिसकी वर्थ है, जिस एलिमेंट कन्वर्ट करने में आ रही है उसको कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। जब कॉस्ट की क्लासिफिकेशन इस एक्सपेक्ट से की जाती है कि आया कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरी कर रही है और कौन सी कॉस्ट वेरी नहीं कर रही, तो वो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट कहलाती है। तो ये डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं, डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट एंगल्स हैं ये कॉस्ट की क्लासिफिकेशन के। मिसाल देता चलूं एक और, ताकि बात और वाजे हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जब हम बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट भी होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, फिक्स कॉस्ट भी होगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कन्वर्जन कॉस्ट भी होगी, प्राइम कॉस्ट भी होगी। तो आपके जहन में सवाल आए कि ये क्या बात हुई? असल में कॉस्ट की क्लासिफिकेशन या कॉस्ट को देखने के एंगल्स अलग अलग हैं। एक एंगल ये है कि आपने उसके दो हिस्से कर दिए, किसी भी जगह पर आने वाली कॉस्ट के, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग। आपने कहा नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेक्ट से नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं इसकी वेरिएशन के एक्सपेक्ट से। तो एक वेरिएबल हो गई, दूसरी फिक्स्ड हो गई। यानी जब आपने वेरिएबल और फिक्स अलग अलग किए तो वेरिएबल कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, वेरिएबल कॉस्ट में नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, फिक्स कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होगी और फिक्स कॉस्ट में नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होगी। लिहाजा ये अलग अलग एंगल से इसकी क्लासिफिकेशन है। आप आज की क्लास के बाद, आज ही के दिन कोशिश कीजिएगा कि कल की क्लास से पहले बुक से मजीद इसको रीड करें, ढूंढें अपने पास, जो आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी है। अगर हार्ड कॉपी खरीदती है तो बहुत अच्छी बात है कि आप हार्ड कॉपी में देख लें, वरना सॉफ्ट कॉपी में के एग्जामिनेशन के अंदर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आप डिफरेंशिएट
वैसे ये जो लास्ट में लिखी हुई 3 हेडिंग्स हैं, पहली जो 3 हेडिंग्स हैं प्रोडक्ट पीरियड, मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कन्वर्जन और प्राइम, ये तीनों का ताल्लुक आपके इसी सेमेस्टर में आएगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन जो ये वेरिएबल फिक्स कॉस्ट हैं, मार्जिनल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट हैं, रिलेवेंट और संक कॉस्ट हैं या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसका यूज आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में जाकर। इस सेमेस्टर में इसका यूज नहीं आएगा, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है कि ये भी कॉस्ट की क्लासिफिकेशन में आती है। कॉस्ट को इस एंगल से भी क्लासिफाई किया जा सकता है। अब आते हैं हम जो हमारा इस सेमेस्टर में प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का टॉपिक है, पीरियड और प्रोडक्ट कॉस्ट का टॉपिक है, या आप कह लें कि चैप्टर नंबर 1 जिसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से है। अब उसमें कॉस्ट की क्लासिफिकेशन और बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कौन कौन से हैं। ये न्यू स्क्रीन मैंने शेयर की है, नया पेज। इसमें सबसे पहले ऊपर हेडिंग है कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कि किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने में, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो बेसिक कॉस्ट एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने 3 बेसिक एलिमेंट रखे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। आपको ये बात जहन में रखनी है कि ये 3 बेसिक एलिमेंट पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग, पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हर चैप्टर में यूज होंगे। इसका कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन 100% हर स्टूडेंट को क्लियर होनी चाहिए जो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ता है, कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, जो प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही हैं, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में जो कॉस्ट अकर होती है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का नाम देते हैं, जिसको प्रोडक्ट कॉस्ट का नाम देते हैं, उसके 3 बेसिक एलिमेंट हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? अब जब मटेरियल का वर्ड यूज हुआ तो ये डायरेक्ट मटेरियल क्या है और फिर डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा। तो देखिए, मटेरियल तो उस चीज को कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार करने जा रहे हैं उसमें जो खाम माल, जो रॉ फॉर्म में आपने चीज खरीदी, वो आपके लिए मटेरियल है। फर्नीचर की तैयारी में जो आयरन रॉड या सीट वगैरह इस्तेमाल हो रही है, ये मटेरियल है। इसी तरह डिफरेंट गारमेंट्स की उसमें मैन्युफैक्चरिंग में जो कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है वो मटेरियल है। बेकरी के आइटम के अंदर जो जो चीज़ें बेकरी में इस्तेमाल हुई हैं, आटा इस्तेमाल हुआ, मैदा इस्तेमाल हुआ, ऑयल इस्तेमाल हुआ, दसियों चीज़ें इस्तेमाल हुई, सब मटेरियल है। आप लोग अपने घर में अगर कोई चीज़ पका रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, उसमें जो जो चीज़ें डाल रहे हैं वो मटेरियल है। अब वो मटेरियल रॉ फॉर्म में आप लोग खरीदते हैं, रॉ फॉर्म में, और उस रॉ फॉर्म की मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिर उस डिजायरेबल फॉर्म में जिसमें आप बनाना चाहते हैं। यानी अगर घर में बिरयानी तैयार करनी है तो बिरयानी की तैयारी के लिए चावल रॉ मटेरियल है, गाय का गोश्त खरीदा रॉ, तो वो मटेरियल जो प्रोडक्ट के अंदर आइडेंटिफाई किया जा सके। अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताया था कि वो कॉस्ट जो कि आइडेंटिफाई हो सके, तो यहाँ पे डायरेक्ट के साथ मटेरियल का वर्ड यूज हो गया, तो वो मटेरियल जो उस प्रोडक्ट में साथ एसोसिएट की जा सके, इट्स
कॉल्ड द डायरेक्ट मटेरियल। ये हमने कल स्क्रीन 2 दिन पहले आपको बुक से कुछ पेजेस दिए थे, उसमें भी इसकी डेफिनेशन चाहे तो उससे नोट कर लीजिएगा कि रॉ मटेरियल दैट कैन बी फिजिकली एंड डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फिनिश प्रोडक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो चीज बनाने जा रहे हैं उसके साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व हो, डायरेक्टली एसोसिएटेड हो, इज कॉल्ड द डायरेक्ट मटेरियल। मिसाल मैंने आप कि अगर एक ब्रेड बनाई जा रही है तो उसके अंदर फ्लोर यूज हो रहा है, ऑयल यूज हो रहा है, डिफरेंट चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल हो रहा है। अगर एक कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, तो उसमें जो सिरप या जो लिक्विड डल रहा है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी में जो स्टील इस्तेमाल हो रहा है, ये सब गारमेंट फैक्ट्री के अंदर जो फैब्रिक यूज हो रहा है, ये सब डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा होता है, लेकिन वो डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होता, जिसकी फिजिकली एसोसिएशन नहीं होती उस प्रोडक्ट के साथ, उसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। मिसाल के तौर पे वो फैक्ट्रीज जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, उन फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को लुब्रिकेट करने के लिए जो ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ऑयल मटेरियल है, वो मटेरियल उस फैक्ट्री के लिए ही खरीदा गया था, लेकिन क्योंकि वो ऑयल मशीनों में डल रहा है, उस प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है, उस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, इस वजह से उस मटेरियल की कॉस्ट को इनडायरेक्ट मटेरियल में लिखा जाएगा। दूसरी फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इनडायरेक्ट मटेरियल की ये होती है कि अगर कोई ऐसा मटेरियल जो पार्ट हो भी, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ मनी इतनी कम हो कि उसकी कॉस्ट को सेपरेट एलोकेट ना किया जा सके ड्यू टू स्मॉल कंट्रीब्यूशन, उसे भी इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर गारमेंट्स की कोई भी चीज आप पहने हुए हैं, अब अगर इसके अंदर जो कपड़ा फैब्रिक यूज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल उस शर्ट की तैयारी में 200 रुपीज खर्च हो रहे हैं, और उस शर्ट्स की तैयारी में 200 रुपीज खर्च हो रहे हैं, और उसकी जो कॉस्ट है कपड़े की वो 120 रुपए की है। उसमें जो और दीगर चीजें जो है उसकी कॉस्ट 20 रुपीज की है, लेकिन उसमें जो धागा इस्तेमाल हो रहा है उसकी इतनी मामूली कॉस्ट है कि उसके मुकाबले में, बाकी कॉस्ट के मुकाबले में उसको सेपरेट एलोकेट करना पॉसिबल नहीं है, लिहाजा उस धागे की कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल में चली जाएगी, वो डायरेक्ट मटेरियल का हिस्सा नहीं होगी। इसी तरह से किसी फैक्ट्री के अंदर, जैसे मैंने एक ऑयल की मिसाल दी थी कि ऑयल क्योंकि उस प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स जहन में रखिएगा कि इनडायरेक्ट मटेरियल हैव one of two characteristics. Number one, they do not physically become part of the finished product. They do not physically become part of the finished product, such as the lubricants used by the equipments. Or number two, they are impractical to trace to finished product because their physical association with the finished product is too small in term of cost. उसकी फिजिकल एसोसिएशन यानी उसकी कॉस्ट इतनी कम है कि ये बात इम्प्रैक्टिकल है कि उसको ट्रेस आउट किया जा सके सेपरेटली, लिहाजा उसको भी इनडायरेक्ट मटेरियल में काउंट किया जाएगा। अब आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर की तरफ कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में क्या फर्क है। डायरेक्ट लेबर उस तमाम, अच्छा लेबर से मुराद
वो तमाम वर्कर्स हैं जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग की जाने वाली जगह पर काम कर रहे हैं। ऑल डेट वर्कर्स विच पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर कॉल्ड लेबर। लेबर से मुराद सिर्फ मजदूर नहीं है, बल्कि फैक्ट्री का मैनेजर भी लेबर कॉस्ट में आएगा। ये बात जहन में रखनी कि लेबर में तमाम लोग आ रहे हैं। अब अगर लेबर को हम डिवाइड कर दें कि ऐसे तमाम वर्कर्स जो प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में मशीनों पे काम कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, फिनिशिंग में इन्वॉल्व हैं, ऐसे तमाम वर्कर जो कि उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के किसी भी हिस्से से इन्वॉल्व हैं, उन तमाम लेबर्स की तनख्वाहें, उन तमाम वर्कर्स की तनख्वाहें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेकिन उसी मैन्युफैक्चरिंग जगह पे, मैन्युफैक्चरिंग वाली जगह पर, उसी फैक्ट्री के अंदर, उसी मैन्युफैक्चरिंग प्लेस के ऊपर वो तमाम वर्कर्स जो कि उस फैक्ट्री का हिस्सा हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग की जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर होने वाली प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, या उनकी जो तनख्वाहें दी जा रही हैं उससे हासिल होने वाला बेनिफिट उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे तमाम वर्कर्स की तनख्वाह इनडायरेक्ट लेबर में जाएंगी। मिसाल ले लेते हैं, फैक्ट्री का मैनेजर, फैक्ट्री का अकाउंटेंट, फैक्ट्री का सुपरवाइजर, फैक्ट्री का गेट कीपर, फैक्ट्री का टाइम चेकर, फैक्ट्री का स्वीपर, फैक्ट्री के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के वर्कर्स, इन तमाम की तनख्वाहें फैक्ट्री से अदा हो रही हैं। पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर शामिल है, बट नॉट द इंक्लूड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। मैन्युफैक्चर्ड होने वाली प्रोडक्ट से इनका ताल्लुक नहीं है, बल्कि उसकी मैनेजमेंट से, उसके अकाउंट से, उसकी से, सिक्योरिटी गार्ड, इन तमाम की वर्कर्स की सैलरी इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कौन सी है? वो अफराद जो कि अगर गारमेंट्स फैक्ट्री है तो वो अफराद जो कि कटिंग कर रहे हैं मशीनों पे, वो अफराद जो कि स्टिचिंग कर रहे हैं, वो अफराद जो कि फिनिशिंग कर रहे हैं, वो अफराद जो कि प्रेस कर रहे हैं, वो डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर के अंदर जिनको the work of the factory implied that can be physically and directly associated with converting raw material into finished goods is direct labor. Or indirect labor refers to the work of employees that has no physical association. Indirect labor में क्या है? वो प्रोडक्ट, और for which it is impractical to trace cost, जिसके लिए मुमकिन ना हो कि आप उसकी कॉस्ट को ट्रेस कर सकें, क्योंकि बहुत कम है to the goods produce, जो चीजें तैयार हो रही है। इनडायरेक्ट लेबर की एग्जांपल्स में वेजेस ऑफ फैक्ट्री मेंटेनेंस पीपल, फैक्ट्री टाइम कीपर्स, सुपरवाइजर्स, ये सब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो थर्ड एलिमेंट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? तो देखें, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा all that cost which incurred in factory, which incurred in manufacturing place, include in overhead, manufacturing overhead। यानी वो तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि फैक्ट्री में अकर हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में अकर हो रही है, प्रोडक्ट को बनाने में अकर हो रही है, indirect cost is the manufacturing overhead। Manufacturing overhead consists of cost
that are indirectly associated with the manufacture of finished product. ओवरहेड कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं फैक्ट्री की मेंटेनेंस पे खर्चा, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में मौजूद जितने एसेट्स हैं उन तमाम एसेट्स की डेप्रिसिएशन, ये सब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का हिस्सा होते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, जिसको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है, ये भी इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की अगर लिस्ट बनाई जाए कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या क्या चीजें आएंगी, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, मेंटेनेंस, फैक्ट्री के जितने भी यूटिलिटीज एक्सपेंस